प्रीवियस क्लास में चार्ज के बारे में बताए थे कि चार्ज की प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज होता क्या है, और चार्ज हम किसी बॉडी पर कैसे डेवलप करेंगे, हाउ टू डेवलप द चार्ज ऑन द बॉडी। मैं बताया था 3 तरह से होता है, एक कंडक्शन मेथड से, दूसरा इंडक्शन मेथड से, और तीसरा अर्थ करके भी करते हैं, और रबिंग के द्वारा हम लोग इस चार्ज डेवलप करते हैं किसी न्यूट्रल बॉडी पर। तो यहाँ तक हमने बता दिया था। अगला जो इम्पॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम स्टेटमेंट करेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि कूलम्ब्स लॉ हम लोग चार्ज के बारे में कैसे करेंगे। आइए हम देखें कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कूलम्ब्स लॉ चार्ज के इंटरेक्शन के बारे में बोलता है कि चार्ज के कैसे होता है। जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़े हैं कि दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली और डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली होता है, और एक कांस्टेंट आता है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। दिस फोर्स इज डेवलप्ड ड्यू टू द मास। इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्योंकि चार्ज में मास भी होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसमें वर्क करेगा। जी जो हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसी तरह से सिमिलर टू दिस, चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैट है इसलिए इसमें चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि फोर्स जो है चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली और डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली होता है, लेकिन ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है और ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। ये हम लोग कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोग करते हैं कि पॉइंट चार्ज के बारे में स्टडी कूलम्ब्स लॉ से किया जाता है। इसने 2 दिया, हम लोग पढ़े भी हैं, प्रीवियस क्लास में बताए थे कि लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो पहला इसने तो ये बताया कि पॉइंट चार्ज के बारे में कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पहला इसने हुआ लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करता है, ईच अदर, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को अट्रैक्शन करता है। पहला इसने ये दिया कूलम्ब्स ने पॉइंट चार्ज के बारे में कि लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। दूसरा, जैसे ग्रेविटेशन में मास के बारे में आया, इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज के बारे में आया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेज दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्शन करेगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स चार्जेज। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और दूरी के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। पहला कहता है जो फोर्स, ये दूसरा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो वर्क करेगा वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज के डायरेक्टली होगा। जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्टेंस यदि कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और यदि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स अट्रैक्शन कम होगा। मतलब इनवर्सली के डायरेक्टली होता है। जैसे मान लें कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, और दोनों लोकेटेड है r दूरी पर। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स जो दोनों के बीच में लगेगा, ये दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली होगा।
दोनों को मिला दिया जाए तो कितना होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक करता है तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। के कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको कहते हैं हम लोग कूलम्स कांस्टेंट। ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। F इजिकल टू अभी बताए K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कूलम्स कांस्टेंट है, इसको के कहते हैं। ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, याद रखना, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। मीडियम पर ये डिपेंड करता है। ये आप ग्रेविटेशन में पढ़े हैं, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन ये चूंकि मीडियम, इसीलिए कांस्टेंट अलग आता है, ये के आता है। ये चूंकि फिजिकल क्वांटिटी बदल गया इसलिए कांस्टेंट भी चेंज करेगा। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ग्रीक वर्ड है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या इसका वैल्यू एयर में भी वही होता है, वैक्यूम में भी वही होगा, लगभग बराबर होता है, या वैक्यूम में भी वही होगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम, इसका वैल्यू फिक्स होता है। एप्सिलॉन आर को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री एक्सेस, ये फिक्स होता है इसका वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू मीडियम के लिए होता है, याद रखना, एप्सिलॉन आर लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। कोई भी मीडियम के लिए वैल्यू पॉसिबल नहीं है लेस देन 0, या लेस देन 1 भी नहीं बराबर है। लेस देन 0 एंड एप्सिलॉन आर लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल, ये भी संभव नहीं है। एप्सिलॉन आर मिनिमम होता है 1 एयर के लिए, और जनरल मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ये जनरल मीडियम के लिए आता है, जनरल मीडियम के लिए ये वैल्यू ग्रेटर देन। एप्सिलॉन आर का मान इनफिनाइट होता है फॉर मेटल के लिए। के इक्वल टू अभी बताए हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। ये तो कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो टोटली कांस्टेंट है। मेन डिपेंड करता है एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी है क्या, मान लीजिए मैं कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। मीडियम, इसके बीच में दो मास के बीच में मीडियम डाल भी दिया जाए, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फोर्स, फोर्स पर नहीं पड़ता है। लेकिन चार्ज के बीच में डाल दिया जाए, मान लीजिए दो चार्ज है Q1 और Q2, अब इसके बीच में मैंने मीडियम यही डाल दिया। अब यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मान लिया कि 200 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से निकल रहा है, और यहां पहुंचने में Q2 तक पहुंचता है मात्र 100। इसका मतलब 100 जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया, कि कौन, मीडियम कर लिया। तो पहुंचा कितना, 100। तो मेरा ये जो मीडियम डाला उसका परमिटिविटी कितना हो गया, 100 हो गया। मैं इसको हटाकर माइका शीट डाल दिया, अब देख रहे हैं कि यहां पहुंच रहा है कितना, 50। मतलब कितना एब्जॉर्ब कर लिया, 150। तो इसका कितना हो गया, 150 हो गया।
मैं इसके बीच में बॉर्डर डाल दिया, तो बॉर्डर डालने पर भी देख रहे हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स और कम पहुंच रहा है। तो इसका मतलब परमिटिविटी क्या होता है? किसी मीडियम का वह कैरेक्टरिस्टिक है जो उसके दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स को इफेक्ट करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। पहले हम लोग परमिटिविटी के बारे में जान लें कि परमिटिविटी है क्या। The permittivity is the characteristic of medium between two charges affect the force बिटवीन देम। दोनों चार्ज के बीच में जो इफेक्ट होता है उसको क्या करता है? परमिटिविटी कैरेक्टरिस्टिक है मीडियम का जो इसका इफेक्ट करेगा। कितना ये पहुंच रहा है? मान लीजिए 200 चल रहा है लाइंस ऑफ फोर्स और 100 पहुंचा, इसका मतलब 100 इसकी एब्जॉर्प्शन हो गया, परमिटिविटी हो गई। तो परमिटिविटी मीडियम का वह कैरेक्टरिस्टिक है जो दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को इफेक्ट करता है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। ये फ्री स्पेस के लिए फिक्स होता है। अभी बताए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻²। या इसको ऐसे भी लिखेंगे 36 पाई इंटू 10⁻9। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। वैल्यू मैं यहां डाल दूं के में तो कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना होगा? 36 पाई इंटू 10⁻9 इंटू एप्सिलॉन आर। अब 36 पाई ऊपर चला गया, 1/4 पाई 36 पाई इंटू 10⁻9 बाई एप्सिलॉन आर, 9 आ गया। इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आ गया? 9 इंटू 10⁻9। तो के इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 इंटू 10⁻9 बाई एप्सिलॉन आर। अब इसका वैल्यू हम लोग डाल देंगे, यहां यही मान आएगा। तो एफ इज इक्वल टू हम लोग के इज इक्वल टू अभी पुट कर दें 9 इंटू 10⁻9 बाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए हुआ? मीडियम के लिए। एप्सिलॉन आर का वैल्यू मीडियम, एप्सिलॉन आर क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, या रिलेटिव परमिटिविटी, या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहा जाता है। इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहा जाता है, SIC। मीडियम का सबका अलग होता है और फिक्स वैल्यू होता है। मैं कहा कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू सबसे मिनिमम 1 होता है। किसके लिए होता है? ये एयर के लिए होता है। अब बताएं, इसका मतलब एयर में 9 इंटू 10⁻9 एप्सिलॉन आर 1 हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछेगा सबसे मैक्सिमम किस मीडियम में होता है? तो एयर में, बिकॉज एप्सिलॉन आर इज मिनिमम फॉर एयर। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम इन एयर बिकॉज एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1। सबसे मिनिमम वैल्यू यही होता है किसी भी मीडियम के लिए। इसलिए फोर्स जो होगा सबसे मैक्सिमम किस में होगा? एयर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। अब ए बराबर हम लोग देख लिया 9 इंटू 10⁻9 बाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। किसके लिए हुआ? ये मीडियम के लिए। एयर में यदि हम लोग लेते हैं तो ये वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 ये 1 हो जाता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दूसरा हो गया। दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं। हम लोग डिवाइड करें एफ एयर में, ये फर्स्ट डिवाइडेड सेकेंड वी गेट, हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्या आ जाएगा? एफ एम बाई एफ एयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई एप्सिलॉन आर आ जाएगा। क्यों? ये तो कट जाएगा। और तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू आ गया एफ एयर बाई
एफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनेशन आ गया, फोर्स इन एयर बटे फोर्स इन मीडियम के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। एप्सिलॉन आर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का परिभाषा हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is defined as ratio of force in air to force in medium, force in medium। चार्जेज कांस्टेंट हो, चार्जेज कांस्टेंट हो, तब ये कंडीशन आता है कि दोनों का रेशियो, ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस होगा। अभी हमने देखा कि F इजिकल टू कितना आ गया, 9 इंटू 10 पर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर भी होता है, ये मीडियम के लिए आता है। यदि पहला हम कंडीशन केस फर्स्ट देखते हैं कि मुझे मीडियम एंड चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, यदि दोनों कांस्टेंट हो तब क्या होगा। अब देख लें, मीडियम मेरा ये आ गया 9 इंटू 10 पर 9 तो है ही, और चार्ज भी कांस्टेंट है। इसका मतलब मेरा क्या आ गया, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। ये ग्रेविटेशन में भी सिमिलर है। इट मीन्स क्या हो गया, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, F1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर। एफ जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि पूछा जाए कि यदि दो चार्ज के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो फोर्स पर इफेक्ट कितना हो जाएगा, तो फोर्स पर 1/4 हो जाएगा। और यदि मुझे कहे हाफ कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज is reduced half of its initial, find the new force। इनिशियल फोर्स मेरा दिया हुआ है F है। कहता है कि दोनों की चार्जेज की दूरी को रिड्यूस कर दिया, कितना, इनिशियल से, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल। तो कहता है न्यू फोर्स कितना होगा। अभी पढ़े हैं F1 R1 स्क्वायर बराबर F2 R2 स्क्वायर। हमको F2 निकालना है। F1 का मान कितना है, दे R1 स्क्वायर। R2 क्या कहता है, R1 का आधा कर दिया जाए इनिशियल। R1 कट गया, 4 गुना। इसका मतलब आपका फोर्स कै गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि घटा दिया जाए तो फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा पहला प्रॉब्लम तो बता दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसी पर आधारित है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज इंक्रीज्ड 3% ऑफ इट्स इनिशियल, find the percentage decrease in its force, decrease in its force। फोर्स में परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, 3% इनिशियल से बढ़ा दिया जाए दूरी को। अभी पढ़े हैं कि डिस्टेंस का केवल वेरिएशन ऑफ फोर्स, ये दो वेरिएबल है, मेरा मीडियम और चार्ज कांस्टेंट है। फार्मूला कौन लगेगा, F2 R2 स्क्वायर बराबर F1 R1 स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा। तो F2 इज इक्वल टू कितना होगा, F1 R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। R2 कितना कह रहा बाबू, इनिशियल से कितना बढ़ा दिया जाए, 3/100 R1। मैं पुट कर दिया तो F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, F1 R1 स्क्वायर। R2 की जगह क्या लिखेंगे, R1 स्क्वायर बाहर कर दें, 1 + 3/100 का होल स्क्वायर।
R1 R1 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा ऊपर जाएगा F1 1 प्लस 3/100 का पावर -2 हो गया। अब देखिए आप पढ़े हैं बाइनोमियल से कि यदि 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर 1 प्लस nx होता है प्रोवाइडेड x इज वेरी वेरी लेस देन 1 बिकॉज हायर पावर ऑफ x इज अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल। तो हम लोग कौन फार्मूला, यहां भी मेरा x का वैल्यू क्या है 3/100 बहुत स्मॉल है, इसलिए ये फार्मूला होल्ड गुड करेगा। तो F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा F1 1 प्लस n के जगह -2 x के जगह क्या देंगे 300, इसका मतलब F1 1 माइनस 6/100 हो गया। देखिए आपका फोर्स कितना आ गया, 3% बढ़ाने से मेरा फोर्स कितना आ गया, ये आ गया F1 1 माइनस 6/100। तो हमको परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है, तो डिक्रीज कितना से किया, डिक्रीज इन फोर्स। पहले मेरा फोर्स कितना था इनिशियल, फाइनल को घटा दें F1 माइनस माइनस प्लस 6 F1/100, F1 कैंसिल हो जाएगा। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे बाबू, परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, जितना से मेरा डिक्रीज किया 6 F1/100 बाई इनिशियल से भागा दे दें F1 से, गुने 100 से मल्टीप्लाई कर दें, F1 कट गया, 100 कट गया, कितना हो गया 6% से डिक्रीज कर गया। कहता है कि Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, दो चार्ज मेरा है, कितनी दूरी पर है 10 एंगस्ट्रॉन पर। तो कहता है एयर में, तो कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, तो F बराबर हम अभी पढ़े हैं एयर में है तो 9 × 10⁹ दोनों का चार्ज Q1 Q2 बाई r²। Cu प्लस प्लस देखें बाबू बता चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब इस पर कितना हो जाएगा 2e, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये भी क्या है SO4 माइनस माइनस, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 2e हो जाएगा, ये भी होगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, Cu प्लस प्लस पर SO4 माइनस माइनस पर, ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। ये शो करेगा केवल कि ये अट्रैक्शन हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव है, और मीनिंग कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होगा। तो आप देख लें इसको F का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 9 × 10⁻9, दोनों चार्ज को हम लोग दे दें 3.2 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, और आपका 10 एंगस्ट्रॉन है, एक एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब वैल्यू हम लोग निकाल दें, कितना आ जाएगा F इजिकल टू 9 × 10⁻9, अब 3.2 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3.2 का होल स्क्वायर 10 का -38, और ये आ जाएगा 9 9 दूनी 18 प्लस 18 आपका इधर ऊपर चला जाएगा, 9 से स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा 9, और ये कितना लगभग आएगा 3.2 का स्क्वायर करेंगे तो 9.6 अप्रॉक्स कुछ आएगा, 9 × लगभग अप्रॉक्सीमेटली आएगा 9.6 अप्रॉक्स आएगा, इंटू कितना हो जाएगा 10 पर 38 -20 आ जाएगा, और 20 और में 9 गया, 20 में -11 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दें अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54, 4 आ जाएगा, 5 9 81 और 5 86 होगा 86, तो ये पॉइंट देंगे 8.64, नहीं 86.4 ना हो गया जी, 86.4 हो गया, इंटू 10⁻11, इतना न्यूटन का फोर्स काम करेगा। ए बराबर अभी बताए 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाई r²। अभी मैंने मीडियम और चार्ज को कांस्टेंट किया था, अब मैं मीडियम और डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देना। सेकेंड केस, मीडियम एंड डिस्टेंस आर कांस्टेंट, डिस्टेंस आपका क्या है कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। तो इसका मतलब फोर्स मेरा किस पर होगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा फोर्स मेरा उतना ही ज्यादा होगा, केवल वेरिएबल मेरा कौन है, चार्ज है। अब हमको क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन है
if the charge q is so divided that maximum force acting between them, कहता है कि इसको कैसे डिवाइड, मान लिया कि मेरे पास Q चार्ज है, इसको किस प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, डिवाइडेड इन टू पार्ट सो दैट मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मान लीजिए कि मैंने Q चार्ज को बांट रहे हैं, लेट दो पार्ट में किया, एक स्मॉल q तो दूसरा क्या हो जाएगा q माइनस q। इस तरह से सेपरेशन किया सो दैट मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग, मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग, ऐसा किया कि इसके बीच में मैक्सिमम फोर्स काम कर रहा है। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, एफ प्रोपोर्शनलिटी है, कितना हो जाएगा q माइनस q आ गया, ए प्रोपोर्शनली पे करेगा q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। अब हमको पता नहीं है वेरिएबल कौन है मेरा q। यदि मान लिया ये 100 न्यूटन है, इसको 20 रखते हैं तो ये 80 होगा, ये 30 रखते हैं तो 70 होगा। अब किसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा ये देखना है हमको, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। वेरिएबल मेरा कौन है, स्मॉल q, ये तो फिक्स वैल्यू है कैपिटल Q, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल q वी गेट, दोनों कर दिए तो कितना आ जाएगा, डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो कैपिटल क्यू तो कट जाएगा, क्यू स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, टी क्यू होगा। और मुझे ये है कंडीशन कह रहा मैक्सिमम का, और किसी भी चीज का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होगा इट मींस डिफरेंशियल मस्ट बी जीरो। इट मींस क्या हो जाएगा, q माइनस 2q इज इक्वल टू जीरो, तो q इज इक्वल टू क्या होगा 2q, तो स्मॉल q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल q इज इक्वल टू q बाई 2। मतलब 50-50 में यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स काम करेगा। ये q इज इक्वल टू q बाई 2, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दोनों आधा आधा पर हो जाएगा। जैसे मान लिया कि 100 कूलम का है मेरे पास चार्ज, इसको कैसे डिवाइड करें, तो 20 और 80 में कर सकते हैं, आप 30-70 में कर सकते हैं, 40-60 में कर सकते हैं, 50-50 में कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट हमका जिसमें ज्यादा होगा, फोर्स चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए देख लीजिए 50-50 में ज्यादा होता है 2500, ये देखिए 2400, ये 2100, ये 1600, सबसे ज्यादा क्या होता है 50। तो जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसी में मैक्सिमम फोर्स काम करेगा। इसका मतलब कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए उस चार्ज का, 50-50 होगा तो मैक्सिमम फोर्स काम करेगा। दिस इज द आंसर।